नमस्कार। मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज सुनिए स्वयं प्रकाश जी की कहानी संधान। स्वयं प्रकाश जी की अन्य कहानियां आपको हमारी प्लेलिस्ट से मिल जाएंगी, लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। और तकलीफों के साथ ही विश्व मोहन जी के बच्चों को यह तकलीफ भी थी कि पापा हमें कहीं घुमाने नहीं ले जाते। यह तकलीफ विश्व मोहन जी की पत्नी को भी थी। जब से ब्याह करके आई हूँ, घर में ही तो बैठी हूँ, रोज वही का वही चूका चौका चूल्हा, ये नहीं कि 4 रोज कहीं घूमी आए। जबकि गुप्ता जी को देखो, वैष्णो देवी हो आए, जोशी को देखो, हर गर्मियों में पूरे परिवार को लेकर पहाड़ों पर जाते हैं। और शर्मा जी के बच्चों को ही देख लो, साल में एक बार अपने ननिहाल हैदराबाद जाते हैं या नहीं। और एक हम हैं 20 किलोमीटर दूर, बजरंगगढ़ तक नहीं गए कभी। विश्व मोहन जी को ऐसी बातों से हमेशा बड़ी चिढ़ छूटती। एक तो गुप्ता को देखो, शर्मा को देखो, जोशी को देखो वाली बात ही उन्हें पसंद नहीं आती। क्यों देखे गुप्ता शर्मा जोशी को? दूसरे 3 बच्चों को लेकर कहीं जाने में कितने झंझट हैं। कपड़े, छुट्टियां, पढ़ाई का नुकसान, ट्रेन का रिजर्वेशन, जाने में तो कितने झंझट हैं। और फिर खर्चा और आतंकवाद, कितने बम फूट रहे हैं आजकल, क्या पता कब कहाँ किस में विस्फोट हो जाए। इसे तो टीवी पर ही देख लो, आजकल तो सब दिखाते हैं। लेकिन विश्व मोहन जी हो या कोई और मोहन जी, परिवार के सदस्यों की शिकायतों को नज़रअंदाज करने की भी तो एक सीमा होती है। जब वह सीमा आ गई तो विश्व मोहन जी ने एलटीसी का हिसाब किताब लगाया, खर्च का पूर्वानुमान तैयार किया, मौसम वगैरह की अनुकूलता जांची और एक दिन घर में घोषणा कर दी कि ठीक है भाई, तैयार हो जाओ, अगले महीने की 15 तारीख को हम लोग महानगर जा रहे हैं। जाहिर है घर वाले खुशी के मारे भौचक्की रह गए। उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ। उन्होंने सोचा विश्व मोहन जी मजाक कर रहे हैं, ऐसे मामलों में वह गंभीर हो ही नहीं सकते। लेकिन जैसे जैसे जाने का समय नजदीक आने लगा, विश्व मोहन जी की दैनिक घोषणाओं का उत्साह घटने की बजाय बढ़ता हो गया। हाँ, रिजर्वेशन हो गया है, हाँ फर्स्ट क्लास से चलेंगे, हाँ होटल में ठहरेंगे, समुद्र भी देखेंगे, जहाज भी देखेंगे, जम गया तो तुम्हें जहाज के भीतर से भी दिखा देंगे। पत्नी ने यथासंभव बच्चों के कपड़े तैयार किए, अटैचियां जमाई गई, रास्ते के लिए क्या खाना नाश्ता ले जाएंगे इस पर बहस हुई। सारे मोहल्ले में खबर फैल गई कि विश्व मोहन जी का परिवार महानगर जा रहा है। पत्नी एक पड़ोसन से कैमरा भी मांग लाई, किस किस दोस्त सहेली अंकल आंटी के लिए महानगर से क्या क्या लाना है इसकी सूचियां बनने लगी। और अंततः एक दिन विश्व मोहन जी का परिवार सचमुच महानगर के लिए रवाना हो गया। महानगर एक चकित कर डालने वाला अनुभव था। बच्चे गर्दनें उठा उठाकर ऊंची ऊंची इमारतों की ऊंचाई देख रहे थे और उनकी मंजिलें गिन रहे थे। पत्नी इतनी चकित थी कि मानो अभी अपने आप को चिकौटी काटकर ही देखेंगी। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि वे सचमुच घूमने महानगर आए हैं। और विश्व मोहन जी दोहराए जा रहे थे, अरे ये तो कुछ नहीं, आगे देखना। विश्व मोहन जी चढ़ती जवानी में एक बार दोस्त के साथ यहाँ महानगर आए थे। इस बार इसी भरोसे बच्चों पर को लेकर आ गए थे कि महानगर से कुछ परिचित तो हैं ही। लेकिन उनकी जवानी का महानगर यहाँ कहीं नहीं था। ठहरने के लिए एक सामान्य से होटल का कमरा भी 800 रुपये प्रतिदिन में मिला, जबकि विश्व मोहन जी का अनुमान था कि 150-200 तक आराम से मिल जाएगा। वह खूब सारे पैसे लेकर आए थे और प्रतिज्ञा करके आए थे कि ना कंजूसी करेंगे, ना पैसे खर्च होने पर कुड़ेंगे, क्योंकि आदमी कभी कभी ही तो घूमने निकलता है। लेकिन उनका दिल धसकता जा रहा था, कुड़न भी भीतर जमती जा रही थी, चीज़ों का अच्छा लगना कम से कम होता जा रहा था। फास्ट ट्रेन्स में भारी भीड़ थी, शहर में खूब गंदगी, समुद्र तट पर चौपड़ पट्टियां और सड़कों पर रंग बिरंगी विदेशी कारों का कभी खत्म न होने वाला रेला। लेकिन परिवार तरंगित था। परिवार पहली बार होटल में ठहरा था। होटल का कमरा साफ सुथरा था, वहां मैले कपड़ों का ढेर, मकड़ियों के जाले, पर्दों पर मसाले के दाग और फर्श पर दौड़ते चूहे नहीं थे। बच्चे फोम के गद्दों वाले डबल बेड पर कूद कूद कर देख रहे थे और पत्नी के लिए तो यह किसी आज्ञाकारी जिनके कारनामे से कम नहीं था कि घंटी बजाने मात्र से मनपसंद नाश्ता खाना आ गया और बर्तन भी नहीं मांजने पड़े। विश्व मोहन जी ने घूमने के लिए टूरिज्म की बस की टिकट ले ली है। विश्व मोहन जी ने तो ऐसा पैसा बचाने के लिए ही किया था, पर यह भी एक तरह से बहुत अच्छा रहा।
बहुत सारी प्रसिद्ध जगहें जिनके चित्र पाठ्य पुस्तकों में थे या जिन्हें अब तक सिर्फ टीवी में देखा था, अच्छी तरह और सिलसिलेवार देखने को मिल गई। इनमें से कुछ जगह तो विश्वमोहन जी ने भी पहली बार देखी थी, या कम से कम उन्हें ऐसा लगा। पत्नी और बच्चे तो इतने चकित उत्साहित थे कि उनका उल्लास विश्वमोहन जी को भी संक्रमित करने लगा। पत्नी तो अपने उल्लास को ठीक से अभिव्यक्त भी नहीं कर पा रही थी। एक जगह उन्होंने डोसा खाया तो इतना बढ़िया डोसा कि एकदम कागज जैसा पतला, खस्ता, विशाल और रुमाल की तरह तय किया हुआ। डोसा तो उनके शहर में भी मिलता है, लेकिन इस डोसे ने उस डोसे को 1 मिनट में तथाकथित कर दिया। एक जगह चाइनीज फूड खाया, जो कि जाहिर है पहली बार, तो खाते खाते ही वह मुंह के साथ साथ स्मृतियों में भी घुस गया। फिर अगले दिन एक जगह पिज्जा और उसके अगले दिन बर्गर। विश्वमोहन जी इसे भी एक प्रकार का शिक्षण मान रहे थे। वह नहीं चाहते थे कि उनके बच्चे इन वस्तुओं का जिक्र आते ही, जो कि अब हमारे देश में खूब आएगा, अपने आप को गंवार और अभागस समझने लगे। इन चीज़ों के नाम बच्चों ने सुन रखे थे। खाई तो खाते खाते ही पिज्ज़ा और बर्गर की उनके संस्मरणों का हिस्सा बन गए। खाते खाते ही सोच लिया कि जाकर सबको बताएंगे कि महानगर में हमने पिज्ज़ा और बर्गर खाया था। पत्नी मगन थी, मुदित थी, मुग्ध थी। उन्हें लग रहा था कितनी अच्छी बात है कि कहीं भी बर्तन नहीं मांजने पड़ते, बल्कि ले जाकर सिंक में रखने भी नहीं पड़ते, वहीं छोड़ दो मेज पर, पुरुष लोग आएंगे और उठाकर ले जाएंगे। लौटने से पहले खूब खरीदारी भी की गई, खासकर बच्चों के कपड़े। इसमें भी विश्वमोहन जी का स्वार्थ छिपा था। बच्चों के कपड़े वहां बहुत सस्ते मिल रहे थे, वो भी लेटेस्ट फैशन के, और उनके साथ यह गौरव भी जुड़ा हुआ था कि ये महानगर से लाए हैं। चलो अब 2 साल की छुट्टी, विश्वमोहन जी कुटिलता से सोचते। लेकिन पत्नी ने अपने लिए कोई कपड़ा नहीं खरीदा, विश्वमोहन जी के इसरार करने के बावजूद भी। मन तो बहुत ललचाया होगा। अब इसे परिवार के लिए समर्पण भाव समझ लीजिए, या विश्वमोहन जी के लिए सहानुभूति का भाव, या और कुछ, कि वह अपने आप पर काबू किए रहे। हाँ, चलते समय उन्होंने रसोई के लिए एक अच्छा सा चाकू जरूर खरीद लिया। पता नहीं उपयोग के लिए या यादगार के लिए, शायद इसलिए कि हर बार उसे इस्तेमाल करते हुए महानगर में बिताए दुर्लभ दिनों का सुखद रोमांच याद कर सके। और इस तरह महानगर घूम घाम कर विश्वमोहन जी का परिवार एक दिन सकुशल लौट आया, बगैर एक भी बार लड़े झगड़े। इस दरमियान एक भी बार विश्वमोहन जी झल्लाए नहीं, न उनकी पत्नी ने एक भी बार किसी बात पर मुंह फुलाया। और बच्चों के लिए तो यह रिकॉर्ड समय जैसा हो गया, जिसमें उन्होंने मार नहीं खाई और न उनसे पढ़ने बैठने को कहा गया। लौटते समय विश्वमोहन जी अपने बच्चों के लिए एक हीरो पापा जैसे हो गए थे, और पत्नी को लग रहा था खैर वैसे एकदम ही अकारत नहीं हो गई है वह उनकी जिंदगी। और विश्वमोहन जी लगभग आत्ममुग्ध थे कि उन्होंने सब कुछ कितना अच्छे से और कितना कुशलतापूर्वक मैनेज किया। लेकिन जैसे जैसे अपना शहर पास आता गया, महानगर घूमने का सारा उल्लास मुट्ठी की रेत की तरह रिसता गया। बच्चों को अपना बकाया होमवर्क और अध्यापकों की संभावित डांट याद आने लगी। हो सकता है सहपाठी पिछला होमवर्क उतारने के लिए कॉपियां देने में नखरे दिखाएं। हो सकता है कि वे पूरा होमवर्क ना कर पाए। उन्हें असेंबली में सबके सामने कान पकड़कर खड़े रहने या मुर्गा बनने को कहा जाए। पत्नी को लग रहा था इतने दिन भीतर पड़ा पड़ा अचार जरूर खराब हो गया होगा। जाते ही सारे घर की सफाई करनी पड़ेगी। चूहों ने पता नहीं कितना नुकसान कर दिया। और सबसे बड़ी बात, आते समय पता नहीं वह पंखा बंद करके आई थी या नहीं। चलता हुआ मिला तो पति यकीनन चिल्लाएंगे। और विश्वमोहन जी मनी मन खर्चे का हिसाब लगा रहे थे और सोच रहे थे आने वाले महीनों में किस किस खर्च में कटौती करनी पड़ेगी। दफ्तर से तो सिर्फ आने जाने का किराया मिलेगा, बाकी सब तो अपनी जेब से ही गया। इतने पैसे में तो तीनों बच्चों के गर्म कोट बन जाते, घूमने नहीं ले जाते। गुप्ता को देखो, जोशी को देखो। इसलिए विश्वमोहन जी का परिवार जब अपने शहर के स्टेशन पर उतरा तो ना जाने कि उन सबको लगा कि वे उतरे नहीं, गिर पड़े हैं, बल्कि पटक दिए गए हैं। घर पहुंचे तो विश्वास करने का मन ही नहीं हुआ कि यही हमारा घर है और अब हमें यहीं रहना है। चूहों ने बेशक काफी सत्यानाश कर दिया था। अचार सचमुच खराब हो गया था और पंखा भी वाकई चलता रह गया था। रसोई का नल थोड़ा टपकता था, पता नहीं कैसे वह पूरा का पूरा खुल गया था। रसोई घर में पानी भर गया था और कुछ जिंदा चूहों
एक फूली हुई छिपकली और अनेक मरे हुए कॉकरोचों के साथ रसोई की कुछ जरूरी चीजें भी उस रुके सड़े तालाब में तैर रही थी। यह दृश्य देखकर भी वे सब चुप रहे। उन्होंने कोई ओ आ नहीं किया। पत्नी ने मार खाने के डर से सहमे हुए बच्चे की तरह पहले चलते हुए पंखे और फिर पति की तरफ देखा। पति ने चुपचाप पंखा बंद कर दिया और दूसरी चीजों का मुआयना करने लगे। पत्नी ने जल्दी से साड़ी उतारी और बाहर से खपत चिल्लाकर रसोई की नाली खोली। एक बच्चा सीको वाली झाड़ू ले आया। बच्चे सब एक साथ एक चुप मिशन में लग गए, घर साफ करने में। यहाँ तक कि विश्वमोहन जी ने भी, जो अन्यथा सबसे पहले चाय बनाने को कहते, सबके मन में कहीं ना कहीं आशा के विपरीत एक आशा थी कि कोशिश करें तो कुछ ना कुछ तो इस घर को भी महानगर के होटल के कमरे जैसा बना ही लेंगे। उदासी को झापड़ रसीद करने की गरज से बच्चे महानगर से खरीद कर लाए गए सामान की प्रदर्शनी सी लगाने लगे। अपने नए कपड़े वे पहन पहन कर देखते और मम्मी पापा को दिखाने लगे। मुस्कुराहटें दबे पांव लौटने लगी। पड़ोस के एक दो बच्चे आकर ताका झाकी करने लगे। बच्चों ने उन्हें भीतर बुला लिया। घंटे भर में पूरा मोहल्ला सूचित हो गया कि श्रीमती विश्वमोहन महानगर से बच्चों के लिए खूब अच्छे अच्छे कपड़े खरीद कर लाई हैं। अब प्रतीक्षा थी तो कल की, जब विश्वमोहन जी दफ्तर जाएंगे। उसके बाद ही पड़ोसी ने आएंगी, एक एक चीज को छूकर पलटकर नचाकर उठाकर देखेंगी, उनकी कीमतें पूछेंगी और संभव हुआ तो उनमें से कुछ नुक्स भी निकालेंगी या उनकी साधारणता पर कहकर प्रकाश डालेंगी। और आजकल तो हर चीज हर जगह मिलती है। श्रीमती विश्वमोहन समझ जाएंगी कि वे ऐसा किस भाव से कह रही हैं और किस दुख से कह रही हैं। वह उनसे सगापन स्थापित करते हुए उन्हें चाय पिलाएंगी, पीछे से मोहल्ले में क्या क्या हुआ पूछेंगी और बहुत पूछने पर फिर महानगर के संस्मरण सुनाएंगी, बड़ा चढ़ा कर नहीं, घटा घटा कर। लेकिन उनका चेहरा चुगली खाएगा। अपने अपने जीवन के औसत पने और निसरता पर ठंडी आहें भरती पड़ोसी ने उठ खड़ी होंगी, चलो घर में बहुत काम पड़ा है, कुछ चाहिए हो तो बताना। दूसरे दिन विश्वमोहन जी को दफ्तर में अपनी मेज पर पेंडिंग फाइलों का ढेर मिला, जिनमें से कुछ अर्जेंट थी और मन नहीं होने पर भी आज ही निपटानी पड़ेंगी। बच्चों को बकाया होमवर्क का पहाड़ निपटाने में दोस्तों से कोई उल्लेखनीय मदद नहीं मिली। अध्यापकों ने साफ कह दिया, सोमवार तक काम पूरा नहीं हुआ तो असेंबली में सबके सामने मुर्गा बनाएंगे। पत्नी को रसोई के कई सारे डिब्बे खाली लगे और वह सोच में पड़ गई कि पति से सामान लाने को कैसे कहेंगी। अभी अभी तो इतना खर्च करके आए हैं और लेकिन बगैर सामान मंगवाए काम भी कैसे चलेगा। झुंझलाएंगे, झुंझला लेने दो। इमली डालकर अरहर की दाल और भात आलू का भुर्ता बनाऊंगी, 2-3 हरी मिर्च तल दूंगी, गरम गरम दाल भात खाएंगे तो ठीक हो जाएगा। विश्वमोहन जी महानगर के महंगे नशे का खुमार इतनी जल्दी उतरने नहीं देना चाहते थे। वह दफ्तर की तमाम पस्ती दफ्तर में ही छोड़ा। सामान की लिस्ट देखकर भी झुंझलाए नहीं। गरम गरम दाल भात खाते हुए बोले, घर के खाने की बात तो कुछ और होती है। श्रीमती विश्वमोहन निहाल हो गई। कुछ दिनों तक महानगर की उपस्थिति बनी रही। बच्चे अपने दोस्तों को वहां के किस्से सुनाते रहे, सौगातें बांटी गई। एक बच्चा वहां की किसी होटल से एक पेपर नैपकिन मार लाया था। वह रोज उसे जेब में रखकर स्कूल ले जाता और टिफिन के बाद बड़े ठाट से उसे जेब से निकालकर हाथ मुंह पोंछता और फिर जेब में रख लेता। एक बार दोस्तों की दिखाना में हुई छीना झपटी में आखिर वह टुकड़े टुकड़े हो गया। कपड़े संदूकों में चले गए। उचित अवसरों पर ही पहने जाएंगे, पर उचित अवसर कब आएगा? विश्वमोहन जी कहते, अरे पहनो पहनो, तो नहीं पहनने से कपड़े मैले हो जाएंगे। अरे तो धो लेंगे। तो उन्हें लगता नहीं, धुलने के बाद खराब हो गए तो बहुत किरकिरी होगी। कुछ रोज वे एक दूसरे को बताते रहे कि उन्हें सपने में महानगर दिखाई दिया था, एकदम जैसे हम वही हों। लेकिन सब कुछ के बावजूद महानगर को अपने बीच ज्यादा दिन रखा तो नहीं जा सकता था।